दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल माइंड स्पार्क में। मैं प्रियांशु वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारा स्ट्रेटजी का डे 3 है। हमने 2 डेज की स्ट्रेटजी में बात करी। डे फर्स्ट की स्ट्रेटजी में हमने बात करी थी कि एनसीईआरटी की स्टडी प्लान क्या है, और सेकेंड डे की स्ट्रेटजी में हमने बात करी कि एनसीईआरटी के सब्जेक्ट्स को जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी को कितने कितने घंटे टाइम देना चाहिए और किस हिसाब से उसे रीड करना चाहिए और किस हिसाब से उसके की पॉइंट्स को निकाल के हमें नोट्स क्रिएट करने चाहिए। तो हमने पहले ये सारी बातें करी थी। तो आज हम डे 3 में बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी के बाद क्या करें। एनसीईआरटी के बाद क्या करें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी के बाद क्या करें। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी की स्टडी प्लान क्या है, और दूसरे डे में हमने बताया आपको कि पढ़ना कैसे है। और आज हम बताने जा रहे हैं कि एनसीईआरटी के बाद क्या करना है। तो आशा यह है कि मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे होंगे और उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डे 3 में आपसे बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के बाद हम क्या करें। तो बात हो रही है हमारी कि नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी की रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है, अगले स्टेशन पर पहुंचने वाली है। अगला स्टेशन यह है कि आप सोच रहे होंगे कि अगला स्टेशन कौन सा है, बट स्टेशन कोई नहीं है। मतलब यह है कि एनसीईआरटी के बाद आप अब स्टैंडर्ड पे जा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड बुक को कैसे पढ़ना है, ये सारी बातें हम आपसे भी करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ के आपको लग रहा होगा कि आईएएस बनना बहुत ही आसान है, बट जब आप लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और करंट अफेयर जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है यूपीएससी एक दूसरी दुनिया है। यूपीएससी उससे बिल्कुल अलग है जो हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि एनसीईआरटी के बाद क्या करें। तो पहला पॉइंट होता है कि एनसीईआरटी के बाद क्या करें। एनसीईआरटी के बाद क्या करें, तो मेरा इसमें आपका रिप्लाई रहेगा कि आपको स्मार्ट वे अपनाना चाहिए, स्मार्टली पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्मार्टली पढ़ना चाहिए, स्मार्ट वे आपको अपनाना चाहिए। काफ़ी सारे लोग यह भी कहते हैं यूपीएससी की जर्नी में आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना चाहिए। जो हार्ड वर्कर होते हैं उनका इस एग्ज़ाम में कुछ नहीं होता है, जो स्मार्ट वर्क अपनाते हैं इस एग्ज़ाम में उन्हीं का कुछ लाभ होता है। तो हम बात करेंगे कि स्मार्ट स्ट्रेटजी मेरी है क्या। तो बात करते हैं आज डे 3 में। तो डे 3 में हम आज बात करेंगे 5 स्टेप में की। डे 3 में हम बात करेंगे 5 स्टेप की। वो कौन कौन से स्टेप हैं जिनको अपना कर हम अपने एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड को दोनों को बहुत बेटर कर सकते हैं। तो पहली बात हमारी ये रहेगी कि स्टेप फर्स्ट मेरा ये रहेगा, स्टेप फर्स्ट ये है मेरा कि आपको सिलेबस और पीवाईक्यू का मिलान करना है। सिलेबस प्लस पीवाईक्यू का मिलान का मतलब ये है कि आप सिलेबस को देखें, सिलेबस क्या है, और पीवाईक्यू से मैच करें। क्या वो जो सिलेबस है हमारा, उस सिलेबस से कभी उस पीवाईक्यू आए हुए हैं या नहीं आए। यूपीएससी में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है या फिर सिलेबस में पॉइंट लिखा ही हुआ है। काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे यूपीएससी क्वेश्चंस नहीं पूछती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कुछ जिनसे यूपीएससी लगातार क्वेश्चन करती है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेना चाहेंगे पॉलिटी का। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत का सॉरी यहाँ पे हम एग्जांपल लेना चाहेंगे लक्ष्मीकांत का। तो इसमें आप चैप्टर नंबर जाएंगे, चैप्टर नंबर 3 में जैसे नागरिकता के बारे में बात करी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नागरिकता हो गया, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे हर ईयर क्वेश्चन आता ही आता है, कभी नहीं छूटता। इनसे क्वेश्चन आना ही फिक्स है कि आएगा तो आएगा ज़रूर। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये करें, जो आपने एनसीईआरटी के नोट्स बनाए हैं, एनसीईआरटी पढ़िए, आप उन नोट्स को उठाइए और यूपीएससी के सिलेबस को एक साइड रखिए और एक साइड एनसीईआरटी के नोट्स उठाइए, और उन सिलेबस के पॉइंट्स को एनसीईआरटी से मैच करिए। और आप देखिए कि कौन कौन से पॉइंट्स मेरे कवर हो गए हैं, और जो पॉइंट्स आपके कवर नहीं हुए हैं, आप इनको A4 पेज पे नोट करिए
और उन्हें बाद में कवर करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप की। मेरा स्टेप 2 है। स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है स्टैंडर्ड बुक कैसे कौन कौन सी हैं। स्टैंडर्ड बुक शुरू करें। अच्छा, आप देखते हैं स्टैंडर्ड बुक हैं कौन कौन सी। सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड बुक की हम बात करेंगे, जैसे पॉलिटी के लिए हमारी कौन सी है? एम लक्ष्मीकांत है। कौन सी है? एम लक्ष्मीकांत है। और हमें इसे पढ़ना कैसे है? तो डेली 1 चैप्टर आपको क्या करना है? डेली 1 चैप्टर आपको रीड करना है, प्लस उसके नोट्स बना लेने हैं। तो आप कभी फर्स्ट रीडिंग में नोट्स बनाने की गलती ना करें। आप कम से कम एक चैप्टर या एक बुक की 2 या 3 रीड करें। पहली रीड में तो आप नॉर्मली ऐसे उसे पढ़िए एक स्टोरी की तरह। सेकेंड रीडिंग में आप उससे की पॉइंट्स निकालिए और थर्ड रीडिंग में उसके आप नोट्स बनाइए, ठीक है। तो बात करें अगली बुक की, तो नेक्स्ट बुक जो मेरी है वो रहेगी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की। कौन सी है? मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है। इसके लिए आपको पता ही है कि स्पेक्ट्रम काफ़ी फेमस बुक है, आप उसे पढ़िए। और उसमें आप क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहली बात है तो उसमें आपको टाइमलाइन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। टाइमलाइन आपको बहुत ध्यान रख के, अगर आपको टाइमलाइन याद नहीं हो रही, काफ़ी सारे ऐसे वार हुए हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ये तो नॉर्मल से 1914 से 1918 हुआ, तो ये आपको याद हो जाएगा। बट कुछ वार ऐसे हुए हैं जैसे जो डेट्स आपको याद नहीं रहती, आप उनको A4 शीट पे नोट करके अपने टेबल के फ्रंट में लगा लीजिएगा। जब आप फ्रंट में लगाए होंगे तो जब आपकी बार बार नज़रें उन कागज़ पर पड़ेंगी, उन डेट्स पे पड़ेंगी, तो वो आपको याद हो जाएंगी। टाइमलाइन और इवेंट्स, इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। टाइमलाइन और इवेंट्स आपको बहुत ध्यान से करने हैं। फिर इसके बाद तीसरी बुक हमारी आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपको स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी है G.C. लियोन की और प्लस एटलस। वैसे काफ़ी टॉपर्स के द्वारा सुना भी गया है और ये हमने भी देखा है, एक बार एनालाइज किया है, PYQ को देखा है मैंने। तो देखा है कि NCERT जो ज्योग्राफी की है वो क्लास 6 to 12 मोर इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसको सही तरीके से पढ़ते हैं तो आपका कोई भी ऐसा कोई PYQ या कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे छूट जाए। आपको G.C. लियोन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगर आपने अच्छे तरीके से NCERT कवर कर ली है तो आपको देखेंगे PYQ उठा के, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली बुक से ही पूछे गए हैं, तो आपको अदर सोर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एटलस तो मोर इम्पॉर्टेंट है। अब आप जब मैपिंग करेंगे तो उसके लिए एटलस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला हमारा स्टैंडर्ड बुक रहेगा इकोनॉमी का रहेगा। तो इकोनॉमी के लिए हमें रमेश सिंह से बेस्ट तो है ही नहीं। रमेश सिंह या फिर कोई बेसिक बुक या बेसिक रिसोर्स आप ले सकते हैं। यहाँ पे बेसिक रिसोर्स में जैसे अभी आपको डाटा पढ़ना है तो फिर PIB वगैरह जो वेबसाइट हैं आप उनसे जाके एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी अदर वेबसाइट्स हैं, आप उन पे जाकर ये देख सकते हैं। इकोनॉमी के सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अब स्टेप 3 हमारा आता है करंट अफेयर को। काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है करंट अफेयर कैसे, कहाँ से पढ़ें। करंट अफेयर्स की शुरुआत। अब यहाँ पे स्टेप 3 में आप करंट अफेयर की, देखिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आप पहले स्टेप में तो आप देखेंगे कि आपने जो NCERT पढ़ी हैं उनको सिलेबस और PYQ के साथ। फिर आपको दूसरे स्टेप में देखना है कि कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं मेरी। फिर स्टेप 3 में आपको करंट अफेयर पे ध्यान देना है। करंट अफेयर के लिए आपको 2 न्यूज़पेपर बहुत फेमस है, द हिंदू एंड अगला न्यूज़पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस। ओके, आप इन 2 न्यूज़पेपर्स में से अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं। दोनों न्यूज़पेपर बहुत बेटर हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए अगर बात करें तो हिंदी मीडियम वालों के लिए दैनिक जागरण भी काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है। और साथ में अगर आप चाहें दैनिक भास्कर वगैरह भी, ये भी ठीक न्यूज़पेपर हैं, आप उनको रीड करके देख सकते हैं। आपको इसमें से काफ़ी सारे ऐसे इवेंट हैं जो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेट करके रख सकते हैं।
तो ये है न्यूज़पेपर का एक इम्पोर्टेंस ये रहती है। एग्जांपल अगर हम लें तो अगर कोई आईआर में, आईआर हम लोग पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया, जैसे कोई बॉर्डर से रिलेटेड कोई भी इशू हो जाए तो वो किस में आएगा, तो वो आईआर में आएगा। क्योंकि अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच बॉर्डर रिलेटेड इशू क्रिएट होता है कोई, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ऐसे अदर और भी थिंग्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आईआर से जो चीज़ें रिलेट करती हैं। अगर ऐसी कोई न्यूज़ है जो वार चल रहा है जैसे रसिया यूक्रेन, तो ये आईआर से रिलेटेड बातें हैं, तो इनको हम आईआर से रिलेट करेंगे। और काफ़ी पॉलिटिकल न्यूज़ भी होती हैं, उनको आप पॉलिटी से रिलेट कर सकते हैं। पॉलिटिकल न्यूज़ में जैसे बात करें तो अगर किसी आर्टिकल को लेकर अभी बात की जाए, जैसे आर्टिकल 21 लाइफ के बारे में बात करता है, प्राइवेसी के बारे में बात करता है, तो प्राइवेसी 21A और 21 लाइफ के बारे में बात करता है, जीवन जीने का अधिकार। तो ये इससे रिलेटेड कोई अगर न्यूज़ आई है तो आप इसके थ्रू आप पॉलिटी से ऐड कर सकते हैं। तो बात करते हैं अब स्टेप 4 की। मेरा स्टेप 4 क्या है? नोट्स बनाना चालू करो। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि नोट्स आपको फर्स्ट रीडिंग में कभी नहीं बनाना चाहिए। काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बुक रीड करते ही स्टार्ट करते हैं और तुरंत नोट्स मेकिंग करने लगते हैं। ये काफ़ी बड़ा इशू है। आप नोट्स बनाएं तो थर्ड से फोर्थ रीडिंग में नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोट्स बनाना भी है अगर आपको, तो नोट्स बनाने के लिए आपको काफ़ी फॉर्मेट होते हैं। आप शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाएं। शॉर्ट फॉर्म में बनाने से आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प मिलती है। जैसे आप किसी भी पॉइंट को बहुत हार्ड में लिखते हैं, जैसे हम बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में हमने बात की थी अभी कुछ दिन पहले, मेरी एक वीडियो आई थी, उसमें मैंने इकोनॉमी कितने प्रकार की, तो मैंने बताया था इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी जो है, अब इसमें हम डायरेक्ट बायोग्राफी के थ्रू बता सकते हैं, एक ये कंट्री, फर्स्ट कंट्री एंड सेकंड कंट्री, इसके बीच अगर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो फिर ये क्लोज इकोनॉमी होगी। बट यहाँ हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है, हो रहा है। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अगर हो रहा है, यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है, तो फिर ये ओपन इकोनॉमी है। और जहाँ पे दो कंट्रीज के बीच एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो वो क्लोज इकोनॉमी है। तो उसको बायोग्राफी के थ्रू आप नोट्स बनाओ, मतलब शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाने हैं आपको, एक लाइन में आपका सारा आ जाए, वो आपको पता भी चल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने स्टेप 5 की। तो स्टेप 5 में हमें क्या करना है, तो स्टेप 5 में हमको टेस्ट सीरीज प्लस प्रैक्टिस जो बेस बिल्डिंग के लिए। देखिए, जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, अगर उसके आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, PYQ लगाते हैं, तो वो आपका बेस बिल्ड करता है। जितनी आप उसका प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, वो आपके लिए ही इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आप किसी सब्जेक्ट को 1 से 2 बार रीड करते हैं और उसके PYQ लगाते हैं, वीकली टेस्ट लगाते हैं और आप उसे टाइम बाय टाइम रिवीजन करते रहते हैं उसका, तो वो आपके जो है ना कॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है, ठीक है। तो जब वो कॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है तो फिर आप इतनी जल्दी उसे भूलते नहीं हैं। तो सबसे मेन बात है कि आप किसी भी चीज़ को वीकली रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप वीक में पढ़िए उसको वीक में रिवाइज कर लीजिए। फिर मंथ में एक ऐसा दिन रखिए जिस दिन आप पूरा मंथ का रिवाइज कर लें, तो आपको उसमें आसानी होगी। अब हम बात करते हैं स्टेप 5 की। तो स्टेप 5 में मेरा टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस की बात की जा रही है। तो इसको शुरू में वीकली एक टेस्ट दो। इसमें ये मेन बात है कि वीक में पहले एक टेस्ट दो, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट वीक से स्टार्ट करो ताकि आपकी आदत पड़ जाए, आप सही ट्रैक पे आ जाएं। जब आप वीक में एक टेस्ट देंगे फिर आपकी आदत बन जाएगी। फिर आप धीरे धीरे वीक से डे में, फिर आराम से आप डे में
एक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि अब मेरा ये जो वीक का प्लान है, और मैंने आपको जो भी 5 स्टेप थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जैसे लेकिन ये याद रखना है कि कन्फ्यूज़न हर एस्पिरेंट के साथ होता है, कन्फ्यूज़न हर एस्पिरेंट्स के साथ में होता है। फ़र्क बस इतना है कि कुछ लोग डर जाते हैं और डर के रुक जाते हैं, कुछ डरते नहीं, उसी के साथ आगे अपने कदम बढ़ाते रहते हैं और अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो मेन बात ये है कि थोड़ा हम आपको और एक शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि डे 3 में हमने क्या क्या बात करी। तो डे 3 में हमने सबसे पहले बात करी थी कि मेरा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए। आपको सबसे पहले फाउंडेशन क्या करना है, अपना स्ट्रॉन्ग करना है। फिर उसके बाद थोड़ा स्मार्ट तरीके से, मतलब स्मार्ट रिसोर्स रखने हैं आपको। क्या रखना है, स्मार्ट रिसोर्सेज। ऐसा नहीं है एक एक सब्जेक्ट की 3-3 4-4 बुक लेके बैठ गए और एक भी नहीं पढ़ी, कुछ दिन बाद उनको ऐसे फोल्ड करके रख दिया। तो आप जो बुक उठाएं उसे टारगेट बनाएं, उसमें पहले देखें टोटल पेज कितने हैं। टोटल पेज देखने के बाद आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको उतने से डिवाइड कर दें और आप उसी के अकॉर्डिंग उतने पेज जो भी हैं आप पढ़ते रहिए। 15 दिन में 20 दिन में एक बुक आप ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे। और हर दिन थोड़ा पढ़ो, हर दिन थोड़ा पढ़ो, बट धीरे धीरे पढ़ते रहो। पढ़ना बंद नहीं करना है। अगर आपने बंद कर दिया तो आपका जो एक हैबिट है वो आपकी मतलब आपको हैबिचुअल आप नहीं रहेंगे उस चीज़ को लेकर। फिर आपको आगे चीज़ें करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जब आप डे बाय डे चीज़ें करते रहेंगे तो आपके लिए वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। और थोड़ा दिन थोड़ा बेहतर बनना है, थोड़ा थोड़ा हर दिन आपको बेहतर बनना है, थोड़ा थोड़ा हर दिन बेहतर बनना है। अब आप जब थोड़ा थोड़ा बनेंगे तभी ज़्यादा बन पाएंगे, और एकदम कोई बेहतर नहीं बनता है। ठीक है, कोई भी आज से लेकर कोई भी पहले जितने टॉपर्स बने हैं, आप किसी भी टॉपर की बात सुनेंगे तो वो यही कहता है आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बट डेली पढ़िए। पढ़ना ज़रूरी है और अपने आप को बाउंड करके रखो कि मुझे, आप मॉर्निंग में नाइट में सोने से पहले अपना नेक्स्ट डे का प्लान प्रिपेयर करें। मुझे इतना करना है तो करना है, कल इतना मुझे अपना गोल अचीव करना। और उस दिन शाम को रात में लेटते टाइम आप अपने आप से ज़रूर पूछिए कि मैंने क्या वो सारी चीज़ें फुलफ़िल कर ली है। अगर कर ली है तो सो जाइए, नहीं करी है तो उठ कर पहले उसको फुलफ़िल करो, बाद में सो। मेन चीज़ ये होती है, हर यूपीएससी एस्पिरेंट की मेन चीज़ ये है। हर टॉपर ने यही बताया है, पर एस्पिरेंट्स इसे फॉलो नहीं करते। काफ़ी कम एस्पिरेंट इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और स्टडी तो हर कोई करता है, पढ़ता तो हर कोई है, बट उसके पढ़ने के साथ आप रिवीजन कितना करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप रिवाइज कितना करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 99% लोग रिवीजन नहीं करते हैं। 99% लोग ऐसे हैं जो रिवाइज नहीं करते, पढ़ के छोड़ देते हैं। तो आप रिवीजन ज़रूर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में ये बताएं कि आपने एनसीईआरटी के बाद आपने क्या शुरुआत करी है, कौन सी बुक पढ़ना स्टार्ट किया है स्टैंडर्ड की। और हम लोग आगे बात करेंगे कि अब आप अच्छे से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और पढ़ते रहिए। इंटरव्यू दूर है बट नींद तो पास ही है। अगर आप बेड पे जाते हैं तो आपको नींद सबसे पहले आती है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब डे 4 में हम लोग आंसर राइटिंग के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों।